सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि उनको इंटरनेट का इशू था, सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, तो थोड़ी सी गाइडलाइंस उनकी मिस हो गई थी, तो काइंडली दोबारा बता दें। होपफुली आपको इसमें काफ़ी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लेजराइज्ड वर्क की परमिशन नहीं है। और आपने ये जो मैनुअल आपको एलएमएस में प्रोवाइड किया गया है या आपको ग्रुप में शेयर किया गया है, आपने उसी को प्रिंट निकाल कर उसी के ऊपर हैंड रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि हर पेज पर रोल नंबर लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए। नेम आपका होगा यहाँ पर, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों चीज़ें सेम है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। सेमेस्टर आपका स्प्रिंग 24 है। रीजन, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, थीम आप सबकी एक ही है, सॉफ्ट मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। और सब थीम आप सबकी अलग अलग है। सब थीम आपके जो आपने चूज की है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चों, आपको मैंने ये बैकग्राउंड का तो बता दिया था, ये तो आपको क्लियर होगा। इसमें आपने ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखना है। और यकीन करें कि अगर आप पीछे वाले जो पुराने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं, उनमें से कॉपी पेस्ट मारेंगे तो पता चल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जहाँ पर आप ये रिसर्च प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उस स्कूल का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो आप उस स्कूल में पढ़ाते हो तब भी ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं पढ़ाते तो आप अपने स्कूल के पास, अपने घर के पास, अपने करीब तरीन जो भी आपका स्कूल है उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। पार्टिसिपेंट्स का बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनके पेरेंट्स की अर्निंग ट्रेंड्स क्या चलते हैं उस एरिया में, लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी रेट आपको गूगल से मिल जाएगा। आपने सिंपली करना ये है कि गूगल ओपन करना है और यहाँ पर लिटरेसी रेट लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी दिन का सेव हुआ हुआ है, हम शेखुपुरा का देख लेते हैं। लिटरेसी रेट तो आपको यहाँ पर मिल गया कि लिटरेसी रेट जनाब इतना है, मेल का इतना है, फीमेल का इतना है। तो ये किस वेबसाइट से मिला है उसको साइट करके, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट लिटरेसी रेट इज 71%, 62%। पाकिस्तान के हर शहर का, हर तहसील का, हर डिस्ट्रिक्ट का आपको लिटरेसी रेट यहाँ गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। वो आपने लिख देना है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करना जिसमें आपने लिखा हो कि रिसर्चर ऑब्जर्व लिटरेसी रेट इज दिस। तो ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है, आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे। आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंगली लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। और स्पेशल ट्रेड्स, दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो आप इसको हेडिंग्स की सूरत में लिख लें, हेडिंग्स देते जाएं जो ये बातें यहाँ पे पूछी हुई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखते जाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप हेडिंग्स के बगैर लिखें। तो मैं कहूँगी कि आप हेडिंग्स के बगैर लिखें, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें, और उसके लिए आपको इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको थीम, सब थीम और टॉपिक लिखना है जो आपने अप्रूव करवाया। व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। जब हमने क्लासरूम में, मतलब ड्यूरिंग वर्कशॉप जब हमने बात की थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि जब आप सब थीम सिलेक्ट करने वाले हैं उसको सर्च करते हुए आप एक चीज को और को भी जहन में रखें। वाई, देखें उस दिन का सेव हुआ हुआ है, वाई मैनिपुलेटिव स्किल्स डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। आपने लेवल प्राइमरी सिलेक्ट किया है या एलिमेंट्री सिलेक्ट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी सब थीम आ सकता है, जैसे वाई डेवलपिंग लाइफ स्किल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स का कोई भी लेवल आप लिखें। तो ये देखें, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स, काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। इवन उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप इनको इनको भी पढ़ सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्किल्स जो हैं जिन पर आप सर्च करने वाले हैं वो क्यों ज़रूरी है। तो आप उसको पढ़ने के बाद इसका आंसर लिख सकते हैं। रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आप इसमें मेंशन करेंगे कि या तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुड टीचर हैं तो आप बताएंगे कि ड्यूरिंग मतलब लेक्चर लेते हुए, स्टडी लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी,
तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व का वर्ड आएगा कि यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स में मैनिपुलेटिव स्किल्स की कमी है या उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस सूरत में आपने इसको अंडरस्टैंड किया और आपने सोचा कि मतलब अंडरस्टैंड किया और आपने डिसीजन लिया कि आपको इसको एज ए सब थीम लेना चाहिए और इस पर रिसर्च करनी चाहिए ताकि बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन या मैनिपुलेटिव स्किल्स या डेली लाइफ स्किल्स जो भी आपकी सब थीम है वो बेहतर हो सके। और यहाँ पर एक और चीज होगी कि उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये स्किल्स डेवलप नहीं होते तो बच्चों में क्या नुकसान हो सकते हैं। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, वहीं से इम्पोर्टेंस से। जब आप इम्पोर्टेंस या वाई इट इज नेसेसरी को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर आप लिखने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। What was your discussion with your colleague, friends, senior teachers or supervisor regarding the problem? अब इसमें सारी बातें भी आ सकती हैं कि आपने कोलीग्स के साथ क्या डिस्कशन की या फ्रेंड्स के साथ या सीनियर टीचर्स के साथ। समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स ना हेडिंग्स की फॉर्म में लिख देते हैं, डिस्कशन विद कोलीग, डिस्कशन विद फ्रेंड, डिस्कशन विद सीनियर टीचर, डिस्कशन विद सुपरवाइजर, और एक ही बात उसमें लिखी होती है। जरूरत नहीं है आपको, आपके जिसके साथ भी डिस्कशन हुई है कोलीग्स के साथ या सीनियर टीचर्स के साथ, आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और उसमें डिस्कशन क्या होगी, यही डिस्कशन होगी कि बच्चों के मैनिपुलेटिव स्किल्स एनहांस होने वाले हैं या उनके फाइन मोटर स्किल्स एनहांस होने वाले हैं, और उसको एनहांस करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज अवेलेबल हैं जो क्लासरूम में करवाई जा सकती हैं, क्लासरूम के बाहर करवाई जा सकती हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज आप चूज करने वाले हैं, इंडोर एक्टिविटी करवाएंगे या आउटडोर एक्टिविटी करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने अपने कोलीग्स के साथ, अपने सुपरवाइजर या अपने सीनियर टीचर्स के साथ डिस्कस करनी है। इन तीनों चीजों को जहन में रखना है। एक्टिविटी क्या है, वो क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, और उससे बच्चों की कैसे डेवलपमेंट होगी। ठीक है। ये चीजें आपने उसको डिस्कशन की फॉर्म में लिखना है। what did you find about the problem in existing literature? अब यहाँ पर आ जाता है कि existing literature में देखें मल्टीपल सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं। अगर आपको रिसर्च आर्टिकल्स कम मिलते हैं तो आप वेबसाइट्स देख सकते हैं, आप बुक्स देख सकते हैं, गूगल बुक्स से आपको बुक्स मिल जाएंगी। आपने जो कुछ भी मटेरियल पढ़ा है उसमें से आपने उसको यहाँ पर लिखना है साइट करके। साइटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज आपको आप पढ़ते हैं, आप उसको एक्नॉलेज किए बगैर नहीं लिख सकते। आप ये नहीं शो कर सकते कि ये आपने लिखा है। तो साइटेशन के लिए मैंने आपको एक पेज सेंड किया हुआ है जिसमें साइटेशन का मेथड बताया हुआ है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। दो तरह की साइटेशन होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में, ये जो इतना लंबा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी साइटेशन वैसे आएगी। तो इसमें जो आपने साइटेशन लिखनी है ना वो होगी इन टेक्स्ट साइटेशन। अब यहाँ पर इस थर्ड क्वेश्चन को लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना टॉपिक डालना है गूगल स्कॉलर पे। मैंने आपको मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल्स को सर्च करने के मल्टीपल वो बताए थे, सर्च इंजन्स बताए थे। गूगल स्कॉलर है, मैंने आपको सिमेंटिक स्कॉलर का भी बताया था, रिसर्च गेट का भी बताया था, मतलब डिफरेंट है, आप जो भी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर गूगल स्कॉलर ही यूज करूंगी। गूगल स्कॉलर को आपने ओपन करना है, गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल। जिन बच्चों ने क्लास के दौरान इस चीज को नहीं देखा था वो गूगल पे आर्टिकल सर्च कर रहे थे और कह रहे थे हमें आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। तो गूगल स्कॉलर को ओपन करना है, ये सामने गूगल स्कॉलर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने अपना टॉपिक डाल देना है। फर्स्ट किया जो अभी चंद दिन पहले एक बच्ची ने करवाया, हम उसी को डालते हैं, फाइन मोटर स्किल्स थ्रू थ्रेडिंग बीट्स। फर्स्ट वाला आर्टिकल खोल लेते हैं, ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं देखें, और ये आगे भी इतने सारे पेजेस हैं, उन पर भी ऐसे ही आर्टिकल्स हैं। आप जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। तो ओपन करेंगे, जो ओपन सोर्स आर्टिकल्स हैं मतलब फ्री में अवेलेबल हैं, उनके साथ आपको डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ नजर आएगा। अदरवाइज आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी उसको देख सकते हैं कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। पीडीएफ को क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं इसको क्लिक करती हूँ।
ये डाउनलोड हो जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। अच्छा, इसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे आप, उसमें समरी लिखी हुई होती है और बताया होता है कि ये इस आर्टिकल का मकसद क्या है। इंट्रोडक्शन का सेक्शन देखें, पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, और इस अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है। ठीक। फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है, और उसके साथ साथ इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, ये ये, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये साइटेशन है। जिस भी रिसर्चर की उन्होंने बात पढ़ी और उनकी बात को उन्होंने अपने अल्फाज में लिख के साइट कर दिया कि इस रिसर्चर ने ये बात की है। अब ये फिट्रियानी और एडेविया, ये जो बात कह रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पर साइट की है। दो तरीके हैं साइट करने के इन टेक्स्ट साइटेशन के। अगर आप फिक्रे के शुरू में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आप फिक्रे के आखिर में लिखना चाहते हैं, मतलब इस तरह लिखने का मतलब ये है कि ऑथर का नाम आएगा और ब्रैकेट में वो ईयर आएगा जिस ईयर पर उसने ये पब्लिश करवाया आर्टिकल। ठीक हो गया। और अगर फिक्रे के एंड पे लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ऑथर का नाम आएगा, कॉमा, और फिर ईयर, जिस ईयर में उसने पब्लिश करवाया। ये है इन टेक्स्ट साइटेशन। इसी तरह से आपने जो कुछ भी मटेरियल पढ़ा है वो दो सूरतों में आपने देखना है। एक तो आपकी सब थीम से रिलेटेड क्या बातें हो रही हैं, और जो आपने एक्टिविटी चूज की है उससे रिलेटेड क्या बातें हो रही हैं। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ें तो इसमें पूरे इंट्रोडक्शन में यही बात लिखी हुई होगी जो बात मैंने आपको कही है कि एक्टिविटी क्या, क्यों चूज की गई है, क्या है एक्टिविटी, और वो सब थीम से किस तरह रिलेटेड है और कैसे इनहेंस होंगी। ये आपने यहाँ पर अपने थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट्स हो सकती हैं, और वो हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, यूट्यूब वीडियो अगर आपने सुनी है इससे रिलेटेड, वो वाली वीडियो नहीं जो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और जिसका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब वो जो अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे पड़ी हुई हो, उसको आपने साइट करके उससे रिलेटेड अगर आपने कोई बात अच्छी चीज देखी है तो उसको आपने साइट कर देना है। इंटेक्स्ट साइटेशन का मैंने आपको बता दिया, और ये है रेफरेंसेस। रेफरेंस पूरा होता है, बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, उसमें इस तरह के रेफरेंसेस जाएंगे। जो जो चीज आप यहाँ पर साइट करते जाएंगे, जिस जिस ऑथर को साइट करते जाएंगे, उसका रेफरेंस जो है एंड रेफरेंस, वो क्वेश्चन नंबर 13 में जाएगा। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपने लिखना है व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्ट्स का थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स क्या होता है। देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके दो वेरिएबल्स आएंगे। हम वही टॉपिक ले लेते हैं जो बच्चे ने लिया था, डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स थ्रू थ्रेडिंग बीट। ठीक हो गया, कुछ ऐसा ही टॉपिक था। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, आपके इस क्वेश्चन में भी दो वेरिएबल्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, आपकी सब थीम, इसको मैं रेड कलर में कर देती हूँ, और यहाँ लिख भी देती हूँ कि जो आपकी सब थीम है, मतलब जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं, वो एक, यू वांट टू इम्प्रूव, एनहेंस या डेवलप, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, ठीक हो गया। और जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ग्रीन कर दूं इसको। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी है या फिर आपकी स्ट्रेटेजी है,
याद होगा कि जिन्होंने लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट की है उनकी स्ट्रेटजीज हैं, एक्टिविटी है, स्ट्रेटजी है, टेक्निक है। जिन्होंने पेरेंट टीचर एंगेजमेंट की है उनकी भी टेक्निक है। तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रीटमेंट वेरिएबल और ये आउटकम है। तो ये थ्रेडिंग बीड्स, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मतलब आपका जो स्किल्स आपने इम्प्रूव करने हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पर, एक्टिविटी पर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम एक्टिविटी करवाते जाएंगे तो हमारे जो स्किल्स हैं बच्चों के वो इम्प्रूव होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये दो चीजें हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन करनी है। आपने बताना है कि एक मेरा जो मेजर वेरिएबल था, यानी कि वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्ट्रेटजी थी, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्किल्स थे। तो आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन से मुराद ये है कि जो आपकी सब थीम थी, यहाँ पर सब थीम कौन सी है, डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। आपने क्रिएटिव आर्ट स्किल्स यूज किए हैं तो आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्रिएटिव आर्ट स्किल्स होगा। अगर आपने वो मैनिपुलेटिव स्किल्स यूज किए हैं तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटिव स्किल्स होगा। तो आपने मैनिपुलेटिव स्किल्स की डेफिनेशन लिख देनी है, या आपने डेली लाइफ स्किल्स है उनकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब डेफिनेशंस आपको कहाँ से मिलेंगी, वो आपको इन्हीं आर्टिकल्स में से मिलेंगी। जो आर्टिकल्स आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करेंगे उन्हीं आर्टिकल्स में डेफिनेशंस भी लिखी हुई होंगी। तो जो डेफिनेशन आपके स्किल के अप्रोप्रिएट है आप उस डेफिनेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, इंडिपेंडेंट की भी और डिपेंडेंट की भी। तो सॉरी, बच्चों आपने जो डेफिनेशंस यहाँ पर लिखनी है ना वो आप लोगों ने साइटेशन के साथ लिखनी है। ठीक है, साइटेशन के बगैर नहीं लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्योंकि ये आपकी एक्शन रिसर्च है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके 6-8 ऑब्जेक्टिव्स हों। एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जो आपका टॉपिक है वही आपका ऑब्जेक्टिव है, वही आपका पर्पस है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अफेक्ट, रोल, इन्वेस्टिगेट, ये सारे या जो इम्पैक्ट है, इस तरह के जो आप फिनोमेना यूज करने वाले हैं उनको आप यूज मत कीजिएगा, वो आपकी एक्शन रिसर्च से रेलेवेंट नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं लिखना कि टू सी द अफेक्ट ऑफ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह से ये नहीं आपने लिखना। आपने ना इफेक्ट का वर्ड यूज करना है, ना आपने इम्पैक्ट का यूज करना है, ना आपने इन्वेस्टिगेट का यूज करना है। तो बस आपने वही बात लिखनी है जो आपका टॉपिक है, टू इम्प्रूव या टू डेवलप, और वहां से आपने लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यही लिख लेते हैं, यही देख लेते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स थ्रू थ्रेडिंग बेस्ड एक्टिविटी। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप या टू एनहेंस फाइन मोटर स्किल्स ऑफ क्लास, जो भी आपने चूज किया है उस क्लास स्टूडेंट्स के, थ्रू थ्रेडिंग बीट एक्टिविटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर आपने कुछ ज्यादा ही डिटेल से इसको पढ़ लिया है तो हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव बन जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो 5-5 6-6 ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने, सिर्फ एक या हद 2, अगर वो रिलेटेड है आपके इससे रिसर्च प्रोजेक्ट से, तो इससे ज्यादा नहीं होंगे। और उसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स में टीचर्स भी लिख देते हैं, पेरेंट्स भी लिख देते हैं, और स्टूडेंट्स भी लिख देते हैं। ये नहीं आएगा। पार्टिसिपेंट आपके प्रोजेक्ट के वो हैं जिनके अंदर आप स्किल्स डेवलप करने वाले हैं। इसी टॉपिक को मैं लूंगी कि ये देखें इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स थ्रू थ्रेडिंग बीड एक्टिविटी इन क्लास
वन स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास वन के स्टूडेंट्स पे वो बच्चा सर्च करने वाला है या उनको देखने वाला है। तो यहाँ पर आपके पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? क्लास वन। अब क्लास वन के सारे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स तो डेवलप नहीं होने वाले, चंद एक के डेवलप होने वाले हैं, या आपने ये सोचा कि सबके डेवलप करने हैं, तो फिर यहाँ पर क्लास वन में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो आएंगे। अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं, 5 लिए हैं, 7 लिए हैं, तो आप वो मेंशन करेंगे कि 5 स्टूडेंट्स थे जिनकी ये फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होने वाली थी, तो आपने उनको चूज किया, वो आपके पार्टिसिपेंट्स थे। ना यहाँ पर पॉपुलेशन आएगा, ना यहाँ पर सैंपल आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी। मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉपुलेशन, सैंपल और पेरेंट्स और टीचर्स और ये सारी चीजें नहीं लिखनी। आपके पार्टिसिपेंट्स वो बच्चे हैं जिनके अंदर आप स्किल्स डेवलप करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप लाइफ स्किल्स डेवलप करने वाले हैं थ्रू वो कुकिंग, तो आप अपने 8th क्लास के बच्चे जो आपने चूज किए हैं आप वो लेंगे। सिर्फ 8th क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको लेंगे, क्योंकि ये कुकिंग के थ्रू या न्यूट्रिशन हैबिट्स के थ्रू जो आपने लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट करनी है उसमें तो सारे बच्चे भी आ सकते हैं, तो आप सारे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने चंद एक बच्चे लिए हैं, जैसे मेरे क्लास में एक बच्चा है, वो कह रहा था कि वो स्पेशल स्टूडेंट्स जो ADHD हैं उन पर काम करना चाहता है और उसका इंटरेस्ट है इसमें, तो वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लेगा जो ADHD हैं या जिनको अटेंशन डेफिशिएंसी है और उनकी अटेंशन को वो इम्प्रूव करना चाह रहा था। चलो खैर, वो बात की बात है, से डिस्कस हो रहा था अभी, फाइनल नहीं किया उन्होंने। खैर, बात यह है कि आप पार्टिसिपेंट्स वही चूज करेंगे जिन पे आप काम करना चाहते हैं। ये लंबे चौड़े पॉपुलेशन सैंपल वाली बात इसमें नहीं आएगी, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस सेक्शन में पूरा प्रोसीजर आएगा, स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है कि आपने सॉल्व करने की कोशिश कैसे की। सॉल्व कैसे किया आपने? एक्टिविटी के जरिए या स्ट्रेटेजी के जरिए। तो आपने स्टूडेंट्स को लिया, उनमें आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व की वो आपने बतानी है कि ये डेफिशिएंसीज थी इनमें, या ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, इनको इम्प्रूव करने के लिए आपने एक्टिविटी डिज़ाइन की। उस एक्टिविटी में आपने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है कि कैसे डिज़ाइन की, किस तरह से की। अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं ना, जैसे कि ये आर्टिकल अभी खुला हुआ है, उनके मेथडोलॉजी सेक्शन को आप पढ़ के देखें, ये देखें मेथड्स, मेथड्स लिखा होगा या मेथडोलॉजी लिखा होगा, तो उसमें कंप्लीट मेथड बताया होता है। आपने भी उसी तरह से कंप्लीट मेथड लिखना है, स्टेप वाइज प्रोसीजर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे स्टेप वाइज आप लेके चले। तो आपने उस प्रोसीजर को बता देना है अपने अल्फाज में, जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड, अपने अल्फाज में, कि आपने इस तरह से एक्टिविटी डिजाइन की और इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करवाई, उसके लिए आपको किसी और टीचर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, और बच्चों की एक्टिविटी करवाने के लिए बच्चों की ग्रुपिंग की या नहीं की, और कितने स्टूडेंट्स के ग्रुप में उनको मतलब आपने डिवाइड किया। और बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल इसी एक्टिविटी को ले लेते हैं कि बच्चों के लिए आपने थ्रेडिंग बीड एक्टिविटी के लिए थ्रेड प्रोवाइड किया, और थ्रेड के लिए आपने कौन से वाला थ्रेड लिया? प्लास्टिक का थ्रेड लिया, जरा मोटे वाला, क्योंकि वो बच्चों को लग ना जाए या उसको नुकसान ना हो जाए। और बीड्स आपने जो लिए वो उसके बारे में आपने बताना है। इस तरह से जो आपने एक्टिविटी कराई, ग्रुप की फॉर्म में करवाई या इंडिविजुअल एक्टिविटी कराई, वो सारी बातें आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और एक चीज मेरे जहन में आ गई, ये इसके हवाले से, इस क्वेश्चन के हवाले से, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट्स। जिन बच्चों ने वो थीम लिया ना, पेरेंट टीचर इंटीग्रेशन, पेरेंट टीचर इंगेजमेंट, पेरेंट टीचर इंगेजमेंट में उनके पार्टिसिपेंट्स में टीचर्स और पेरेंट्स आएंगे, लेकिन बाकियों में नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं उनको बताना है कि उन्होंने एक्टिविटी को किस तरीके से करवाना है और बच्चे की स्किल्स डेवलपमेंट की एक्टिविटी कौन सी है, और किस तरीके से उन्होंने घर पे भी करवानी है और स्कूल पे भी करवानी है। तो वो उस सूरत में यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेरेंट टीचर इंगेजमेंट को लिया है एज ए सब थीम, उनके लिए पेरेंट और टीचर भी आएंगे और स्टूडेंट्स भी आएंगे। लेकिन बाकी जो जितनी भी सब थीम्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर पूरा प्रोसीजर आप लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा। अब यहाँ पर बेटा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं,
उस दिन बात हुई थी कि क्वेश्चनेयर तो बिल्कुल भी आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर क्या, ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होता, वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, रेटिंग स्केल की डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरव्यू की डेफिनेशन लिखेंगे, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, ये आपकी एक्शन रिसर्च है। और मैंने उस दिन बताया था हर थीम के हवाले से कि दी बेस्ट जो है ना वो आपका ऑब्जर्वेशन है। हाँ, जो पेरेंट टीचर एंगेजमेंट यूज करें एज ए सब थीम, उनका इंटरव्यू हो सकता है। या जो डेली लाइफ स्किल्स जो हैं इनहेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, उनका ये इंटरव्यू हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने डेली लाइफ स्किल्स थ्रू कुकिंग लिया था, डेली लाइफ स्किल्स थ्रू मनी मैनेजमेंट लिया था, तो वो जिन्होंने मनी मैनेजमेंट लिया था उनका स्टूडेंट वर्क हो सकता है। ठीक है, उनका रेटिंग स्केल भी हो सकता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने प्री प्राइमरी लेवल का, नर्सरी, प्री नर्सरी और केजी लेवल के लिए हैं, उन्होंने उन स्टूडेंट्स पे ये रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। उनका सबसे अप्रोप्रिएट टूल जो है ना वो ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखना है, या जो भी आपने टूल यूज किया सिर्फ उसके बारे में लिखना है, और बताना है कि आपने कैसे वो डेवलप किया था। मैंने आपको बताया था उस दिन कि फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास सब थीम। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चेकलिस्ट फॉर डेवलपिंग, यहाँ पर अब आपकी थीम का नाम आएगा। फाइन मोटर स्किल्स कर लें, या जो आपकी क्रिएटिव आर्ट स्किल्स हैं वो लिख लें, या डेली लाइफ स्किल्स हैं वो लिख लें। ठीक है, फॉर डेवलपिंग वो सब थीम का नाम लिख के मैं फाइन मोटर स्किल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे जहन में फिलहाल वही आ रही है। ये बच्चे का टॉपिक था। तो यहाँ पर जब आप इमेजेस को क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनी हुई है, और आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह की चेकलिस्ट आपको भी बनानी है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो आप बनाएंगे, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगी, वो बेटा जी आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आने, सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट आना है जो आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो आप चूज करें। अब अगर यहाँ पर आपने सारे लिख दिए ना, तो इसका मतलब ये आपने काम किसी से करवाया है, और वो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और जब एक क्वेश्चन में इस तरह से आपने ब्लंडर किया होगा, तो आपका बाकी जितनी मर्जी मेहनत से लिखा हो, लगेगा यही कि काम करवाया किसी से, क्योंकि आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जो आपकी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपने लिखना है, और उसमें आपने क्या क्या बातें लिखी वो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स में लिख देना है। यहाँ पर आएगा व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो इधर आपने अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन बता देना है कि पहले ऑब्जर्वेशन जब की थी तो बच्चों में ये डेफिशिएंसीज थी, फिर आपने एक्टिविटी कराई, उसके बाद जो आपने ऑब्जर्वेशन की या आपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो चूज किया, तो उसके बाद बच्चों में ये चीजें इनहेंस हुई। वो सारी चीजें आपने यहाँ पर लिख देनी है, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होंगी सारी की सारी, और आपकी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने प्रोजेक्ट की समरी बता देनी है, बिल्कुल एक कहानी की सूरत में लिख देना है कि कैसे आपने कंडक्ट किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोसेस और फाइंडिंग्स क्या थी। ये सारी चीजें आपने बता देनी है इसमें एक कहानी की सूरत में। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रोजेक्ट, व्हाट हैव यू लर्नड। आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगी कि आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे आपकी डेवलपमेंट हुई। डेफिनेटली आपकी खुद की डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है। आपको पता चलता है कि जिन बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जिनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होने वाले हैं, या जिनके क्रिएटिव आर्ट स्किल्स डेवलप, मैनिपुलेटिव स्किल्स डेवलप होने वाले हैं, उनकी अगर ये वाली डेवलपमेंट सही ना हो तो उनकी लर्निंग पर किस तरह से असरअंदाज होती है। और आपको एक सामने आपके एक नया पर्सपेक्टिव आता है कि बच्चे की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए आप उसकी डेफिशिएंसीज को कैसे कम कर सकते हैं। ये आपकी खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर, इसमें आप बता सकते हैं कि आपके प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर कैसे इनहेंस हुए। और ये वाला क्वेश्चन है वो जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एंड रेफरेंसेस आएंगे, जैसे जैसे रेफरेंसेस आपने अपने प्रोजेक्ट में दिए हैं, डेफिनेशंस नहीं है, साइट करके उस साइट का एंड रेफरेंस आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। अपने पास से नहीं लिख देने, मेक श्योर
कि जो इन टेक्स्ट साइटेशन आपने प्रोजेक्ट में यूज की है वही आपके एंड रेफरेंसेस भी हों। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। और एपीए मैनुअल के बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ। अच्छा, वो जो ये वाली फाइल मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर की हुई है, ऊपर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है जो मैं शो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने ये आपके साथ शेयर की हुई है ग्रुप में। तो इन टेक्स्ट साइटेशन के यहाँ पर मेथड्स बताए हुए हैं। डायरेक्ट कोटेशन भी आप डाल सकते हैं, इनडायरेक्ट कोटेशन डालेंगे तो फिर आप कैसे उसको साइट करेंगे, सारे मेथड बताए हैं। अब ये देखें, अगर वन ऑथर है बुक का तो एंड रेफरेंस कैसे आएगा, देखें इस तरीके से। और इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से आएगी, दोनों सूरतें, अगर फिक्रे के शुरू में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, अगर सेंटेंस के एंड पे लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। तो अगर दो ऑथर्स हों तो उनको कैसे साइट करना है, 3 और 5 ऑथर्स को कैसे साइट करेंगे, ये सारे आपके पास मेथड्स दिए हुए हैं। अगर ई बुक ली है तो उसको साइट करने का तरीका क्या है, इन टेक्स्ट साइटेशन और एंड रेफरेंस, ये जो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में दिए हुए हैं ना, ये ये इन टेक्स्ट साइटेशन है। फर्ज करें अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देखा जो पॉलिसी से रिलेटेड है या नेशनल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर उस सूरत में उसकी साइटेशन कैसे देनी है, ये यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, एंड रेफरेंस और वैसे ही ये इन टेक्स्ट साइटेशन। जो पूरा रेफरेंस होता है वो लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट के एंड पे, और डेफिनेशंस के साथ, या जो भी हमने बात लिखनी होती है किसी ऑथर के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उसके साथ साथ जो हम रेफरेंस देते हैं उसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। ठीक हो गया। ये डिफरेंट यहाँ पर आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल है उसको कैसे साइट करना है, जिसका डीओआई नहीं हो उसको कैसे साइट करना है, मैगजीन, आपने कोई मैगजीन इंटरनेट पर देखा तब, न्यूज़पेपर आर्टिकल है या पर्सनल कम्युनिकेशन है, या इवन पर्सनल कम्युनिकेशन का भी आपको साइटेशन देनी होती है। रेफरेंस बुक है, वेब पेज है, जो आपने वेबसाइट देखी, उस दिन कोई स्टूडेंट कह रहा था कि गूगल से हमने जो पढ़ा हम उसका रेफरेंस नहीं दे सकते, ऐसे नहीं है। ये वेब पेज का रेफरेंस दिया हुआ है, आपको मेथड बताया हुआ है कि वेब पेज का आप रेफरेंस कैसे देंगे, आप उस तरीके से वेब पेज का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे और बताएंगे कि ये वेबसाइट का नाम क्या है, कब पब्लिश हुई। अक्सर वेबसाइट्स पर नीचे बिल्कुल एंड पे लिखी भी होती है सारी इन्फॉर्मेशन, और साइट करने का तरीका भी लिखा होता है। तो इसको यूज करते हुए आप अपनी इन टेक्स्ट साइटेशन भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 में जो रेफरेंसेस हैं वो भी लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।